everyone. Welcome to my channel Psyche Chat with Shikha Sharma. All right, हम पहले डिस्कस करते हैं क्या कल के क्वेश्चंस. ओके, यस. सो मैंने कहा था कि इन तीन में से दो क्वेश्चंस आपको करने हैं. थर्ड क्वेश्चन जो था वो हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो जो हम आज डिस्कस करेंगे, बेसिकली वो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which theory talks about practical intelligence? कौन सी थ्योरी बात करती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में? ट्रायर्किक थ्योरी. ओके, ट्रायर्किक थ्योरी बात करती है, तो वी हैव टू नेम द थ्योरी फॉर द फर्स्ट पार्ट एंड देन एक्सप्लेन द थ्योरी. 4 मार्क्स में है, तो ट्राई टू एक्सप्लेन वन लाइन ईच. ठीक है, बट विद एग्जाम्पल. एक एक लाइन इसमें एक्सप्लेन करेंगे. तीन टाइप की जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, कॉन्टेक्चुअल, कॉम्पोनेंशियल और व्हाट वाज द लास्ट वन, एक और थे ना, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव, एक्सपीरियंशियल. कॉन्टेक्चुअल, एक्सपीरियंशियल और कॉम्पोनेंशियल, तीनों में हमें एक एक लाइन एक्सप्लेन करनी है बट विद एग्जाम्पल. ठीक है, अब जो पास मॉडल है ये आ गया है हमारा 5 मार्क्स में. पास मॉडल हमें एक्सप्लेन करना है इंटेलिजेंस का. कैसे करेंगे? तो पहले करेंगे पास मॉडल दिया किसने है, जेपी दास ने. उसके बाद हम बात करेंगे पास मॉडल के जो चार जो स्टेप्स हैं, प्लानिंग, अराउजल, सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग. ठीक है, वो चारों हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे. अगर आपको जो कॉग्निटिव असेसमेंट का जो मॉड्यूल था वो आपको याद नहीं है तो उसको मत डालिएगा. ठीक है, जितना आपको याद है उतना आपको एक्सप्लेन करना है. आपको वहां पे कोई फालतू की बकवास नहीं करनी है. मतलब कोई जरूरी नहीं है कि कुछ था, क्या था, उसको रिलेट करके बोलूं, नहीं. जो टू द पॉइंट आता है, जो अच्छे से आता है, राइट दैट पॉइंट ओनली, नथिंग एल्स. डोंट मेक अ मेस इन द आंसर शीट. ऑलराइट, चलिए दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं इसमें. इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ओके. इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, नेक्स्ट जो पार्ट है वो बात करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के इंटेलिजेंस में. सी, जब भी हम इस तरीके के डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं तो हम स्टडी करते हैं किसमें, ट्विंस में और अडॉप्टेड चिल्ड्रन में. हम यहाँ पे जो हमारे नॉर्मल सिबलिंग्स हैं उनके बारे में भी बात करते हैं, उनको भी स्टडी करते हैं. उसके साथ साथ जो ट्विंस हैं उनको भी हम स्टडी करते हैं. उसके साथ में ट्विंस में से एक को किसी और पेरेंट के पास रखा जाता है और दूसरे को किसी और पेरेंट के पास. ऐसा डेलिबरेटली किया नहीं जाता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. बहुत बार ऐसा होता है ना कि ट्विंस हमारे जो है वो मतलब सेपरेट हो जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन. उन ट्विंस को यहाँ पे स्टडी करते हैं. तो उसमें कोरिलेशन का मतलब है कि दोनों में क्या रिलेशन है, कितना रिलेशन है दोनों में, कॉमन चीजें मतलब क्या है, कितना परसेंट वो कॉमनैलिटी है मतलब. ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्या रिसर्च में आया था कि इंटेलिजेंस कोरिलेशन ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस रियर टुगेदर, जो एक साथ पले बड़े हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस. आइडेंटिकल मतलब एक जैसे ट्विंस. अच्छा, आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल में डिफरेंस क्या होता है? एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, एक होता है फ्रेटर्नल ट्विंस. उनमें डिफरेंस क्या होता है? आइडेंटिकल ट्विंस वो हैं जो एक जायगोट के दो हिस्सों में डिवाइड होने की वजह से बने हैं. ठीक है, तो ये जो चिल्ड्रन होते हैं इनका जेंडर सेम होता है, वो बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं. फ्रेटर्नल ट्विंस वो हैं जो दो अलग अलग जायगोट से बने हैं, तो वो मोर और लेस जो सिंपल जो हमारे नॉर्मल सिबलिंग्स होते हैं उनके जैसे ही होते हैं. उनमें कोई कॉमन चीजें नहीं होती हैं. उनका जेंडर डिफरेंट हो सकता है और फेस में भी एज सच सिमिलैरिटी नहीं होती है, उतनी ही होगी जितनी नॉर्मल सिबलिंग्स में होती है. ठीक है, ओके. सो आइडेंटिकल ट्विंस जो एक साथ रहते हैं उनमें सिमिलैरिटी या कोरिलेशन कितना होता है? 0.90, मतलब 90% कोरिलेशन है. आइडेंटिकल ट्विंस जो रियर्ड अपार्ट, जो अलग रहे हैं, वो आइडेंटिकल ट्विंस जो एक अलग अलग पेरेंट्स के पास रहे हैं, उनमें कॉमनैलिटी क्या है? 0.72% या 0.72 कोरिलेशन के बारे में यहाँ बात हो रही है. ठीक है, कोरिलेशन हमने 11th क्लास में पढ़ा है ना, कितना होता है? -1 to
+1 तक होता है ना, रेंज करता है। तो यहाँ पे ये माइनस नहीं है, ये मैंने सिर्फ उसमें स्लैश डाला हुआ है, इट्स नॉट माइनस साइन। तो यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है। फ्रेटर्नल ट्विंस रियर्ड टुगेदर, वो फ्रेटर्नल ट्विंस यानी कि सिंपल जो सिबलिंग है जो एक साथ एक ही घर में रहते हैं, उनमें सिमिलरिटी कितनी होगी 0.60। ब्रदर सिस्टर रियर्ड टुगेदर, फ्रेटर्नल ट्विंस मतलब समझ गए ना, आइडेंटिकल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस। और जो सिंपल जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं उनमें क्या है 0.50 कोरिलेशन है, और वो सिबलिंग्स जो अलग रहे हैं उनमें तो 0.25 ही रह जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो है कि अनदर एविडेंस अडॉप्टेड चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है, शोज दैट ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स किसी भी बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो ज्यादा सिमिलर होती है टू देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स, लेकिन जैसे जैसे वो अडॉप्टेड पेरेंट्स के तरफ उनके साथ रहते हैं उनके जैसे ही वो नो उनके जो थॉट प्रोसेस है जो बिहेवियर है वो उनके जैसा बनता चला जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर। अब आप देखिए नेचर और नर्चर का क्या मतलब है, नेचर इज और नर्चर इज, नेचर का सिंपल सा मीनिंग है हेरिडिटी, ठीक है। नर्चर का मतलब क्या हो गया, इन्वायरमेंट। फाइन, ओ यहाँ पे लिखा भी हुआ था, ऑल राइट। सो चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड होम, चलिए इसको हम डिफाइन रीड बाद में करेंगे, पहले मैं डिफाइन करती हूँ कि होता क्या है। हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन है और इंटेलिजेंस में वो क्या रोल प्ले करता है। हम ऐसा कई बार कह देते हैं ना कि बच्चा बिल्कुल अपने माँ बाप पे गया है, बाप पे गया है, माँ पे गया है, इस तरह के स्टेटमेंट्स हम अक्सर यूज कर देते हैं। उसका क्या मतलब है, क्यों हम ऐसा करते हैं। जीन्स जो है वो हमारे बहुत ज्यादा हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना, हमारी पर्सनैलिटी के डेवलप होने में, हमारे एक एक एस्पेक्ट के डेवलप होने में हमारे जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट सो एज द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी इक्वली रोल प्ले करता है। तो जब दोनों चीजें मिलती हैं तब एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है। गॉट इट। अब होता क्या है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा हेरिडिटी है, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। यानी कि हेरिडिटी के अकॉर्डिंग अगर किसी बच्चे के पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज हैं लेकिन उसके पास इन्वायरमेंट नहीं है तो वो डेवलप नहीं कर पाएगा उतना ज्यादा। वहीं पे एक बच्चे के पास इन्वायरमेंट है बट हेरिडिटी में वो एबिलिटी, वो काबिलियत है ही नहीं, तो वो बच्चा भी डेवलप नहीं कर पाएगा ज्यादा। गेटिंग द पॉइंट। तो जो हमारा हमारा जो हेरिडिटी है वो एक ये है और हमारा इन्वायरमेंट सपोज ये है, या आप वाइस वर्सा भी ले सकते हैं। हेरिडिटी के अकॉर्डिंग हमारी ये पर्सनैलिटी है, इन्वायरमेंट हमें ये मिल रहा है, तो हम वहां तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। हेरिडिटी अगर ये है और ये हमारा इन्वायरमेंट है, तो हेरिडिटी के उसके अकॉर्डिंग, हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम पीछे रहेंगे, हम आगे नहीं जा सकते, हम अपनी सर्कमस्टांसेस को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। These things have noted, और वो रिसर्च के बेसिस पे ही ये जो बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्ट्स जो मैं बता रही हूँ, वो ऐसा होता है। अब यहाँ पे आप पढ़िए क्या लिखा है। चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड होम, ऐसी फैमिलीज जहाँ पे बहुत झगड़ा है, बहुत नेगेटिविटी है और कुछ बहुत पॉवर्टी है, तो ऐसी फैमिली से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनको अडॉप्ट कर लिया गया फैमिली विद हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, बहुत रिच और गुड फैमिलीज में। उसका रिजल्ट क्या हुआ, लार्ज इंक्रीज इन देयर इंटेलिजेंस स्कोर, एक अच्छा इंक्रीज हुआ, उन बच्चों में एबिलिटी थी तो अच्छा इंक्रीज हुआ। देयर इज एविडेंस दैट एनवायरमेंटल डिप्राइवेशन लोअर्स इंटेलिजेंस, ये भी एक रिलेशन है इसमें कि अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं है तो आपके अंदर चाहे हेरिडिटी में कितनी ही अच्छी चीजें हो, वो चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती, एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती। तो गुड फैमिली बैकग्राउंड, क्वालिटी स्कूलिंग इंक्रीजेस इंटेलिजेंस। So intelligence is a result of heredity and environment. तो simply
हेरिडिटी का, नेचर का और नर्चर का एक रिलेशन है इंटेलिजेंस। फाइन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के लिए अब हम देखते हैं कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, किस तरीके से हम असेसमेंट करते हैं इंटेलिजेंस की। फर्स्ट टेस्ट जो दिया था वो दिया था एल्फर्ड बिने और सिमोन ने। ये मैंने आपको बताया था जिस टाइम पे हम एल्फर्ड बिने की थ्योरी कर रहे थे, है ना। तो फर्स्ट फॉर्मल अटेम्प्ट 1905 में, 1908 में इसी टेस्ट को रिवाइज किया गया था और उसके बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मेंटल एज का। मेंटल एज क्या है ये बहुत ध्यान से समझिएगा। दो चीजें एमए और सीए। क्रोनोलॉजिकल एज सिंपली जो आपकी बायोलॉजिकल एज है कि आप 6 इयर्स के हैं कि 7 इयर्स के हैं या 16 इयर्स के हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। मेंटल एज क्या है, व्हिच इज मेजर्ड ऑफ अ पर्सनस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसा है रिलेटिव टू द पीपल ऑफ हिज और हर एज ग्रुप। आपके एज ग्रुप के रिलेशन में आपकी डेवलपमेंट कैसी है, दैट इज योर मेंटल एज। इट्स नॉट ओनली कि आप कितने साल के हैं, लेकिन आप जितने साल के हैं आपके अंदर उतनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक 5 साल का बच्चा सिंपल जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस होते हैं वो कर पाता है। तो क्या सारे बच्चे कर पा रहे हैं? कोई उसमें बच्चा क्लास में ऐसा भी होगा जो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन को नहीं अभी ग्रैब कर पा रहा है, तो उसकी जो एमए है, मेंटल एज है, वो बाकी ग्रुप के कंपैरेटिवली कम है। कुछ बच्चे उसमें ऐसे भी होंगे जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के सिंपल नहीं कैरी वाले क्वेश्चंस भी कर लेते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड करते हैं। वहां पे उन बच्चों की मेंटल एज जो है वो ज्यादा है। गॉट इट? रिलेटिव टू द जनरल एज, जो कैपेबिलिटीज हैं बच्चों की उस पर्टिकुलर एज में, उसके रिलेशन में कोई भी इंडिविजुअल किस तरीके से डेवलप कर रहा है या उसके पास कितनी कैपेबिलिटीज हैं उसको हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेंटल एज। ठीक है। यहाँ पे जो रिलेटिव टू वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो आपकी स्टेटमेंट के सेंस नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसको जरूर मेंशन करना है। और इसको जरूर मेंशन करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही लिख के आ जाओगे, नो no, पूरी लाइन लिखनी है, उसमें ये वर्ड जरूर होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो 1912 में विलियम स्टर्न ने एक फॉर्मूला दिया था इंटेलिजेंस का या इंटेलिजेंस क्वेश्चन का, आईक्यू का फॉर्मूला दिया था इन्होंने। आईक्यू इज MA/CA into 100। तो MA को आप CA से डिवाइड करें और 100 से हमने मल्टीप्लाई किया था सिर्फ उसमें डेसिमल को अवॉइड करने के लिए। तो ये था हमारा फॉर्मूला आईक्यू का। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्मूला ड्राइव हुआ था। इसके आगे हम बात करते हैं एनपीसी कर्व की। एनपीसी कर्व आपके बुक में दी है ऑन पेज नंबर 11। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई नीड टू एक्सप्लेन दिस ऑन अ स्लाइड। तो मैं इस पे स्लाइड ओपन कर लेती हूँ। ओके, एनपीसी कर्व बेसिकली क्या होती है? एक मिनट। ऑलराइट, एनपीसी कर्व है, क्या बनता है यार, लाइन नहीं सीधी इस पे ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, ये एनपीसी कर्व है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अब आप सोचिए कि आपको बताना है कि यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इस कर्व में मीन, मीडियन और मोड सेंटर में लाई करता है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ऑलराइट। अब क्या होता है कि जो कर्व है ये दोनों साइड से ओपन है। ये क्या बता रही है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी को शो कर रही है। ये कॉन्टिन्यूअस कर्व है। ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन है उसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं, हमारे एवरेज में, मिडल में। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने परसेंट लोग लाई करते हैं, 34%। इधर अब यहाँ पे क्या होता है, ये होती है हमारी 1 डेविएशन, 2 डेविएशन एंड 3 डेविएशन। ये हो गया -1 डेविएशन, -2 डेविएशन एंड -3
3 डेविएशन, ठीक है। ये एवरेज पॉपुलेशन है। जो 100% पॉपुलेशन है वो इसकी 50% तो इधर लाई करेगी और 50% इधर लाई करेगी। फाइन। 34% यहाँ पे और 34% ही इस पोर्शन में लाई करते हैं। टोटल यहाँ पे कितनी लाई करती है दोनों में? 68%। यहाँ पे लाई करती है 14% और इधर लाई करती है 2%। फाइन। इसके बियॉन्ड लाई करती है 2%। तो ये हमारा जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का, वो ये होता है। अब आप यहाँ पे सोचिए कि दिस इज कर्व दैट इज डिफाइनिंग व्हाट, हमारे IQ को डिफाइन कर रही है। IQ की टेबल भी है सेम पेज पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि जो मिडिल IQ है, एवरेज IQ है, इट इज 100, ठीक है। 100 के नीचे जाएंगे हम, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 85 एंड 70। इस पे हम थोड़ा अलग से लिख लेते हैं, 85 एंड 70। 70 के बिलो कौन से बच्चे आ जाते हैं? जो स्पेशली एबल्ड है। फाइन। यहाँ पे हमारा हो गया 115 और 130। अब 130 130 के बियॉन्ड कौन से बच्चे आ जाते हैं? जो गिफ्टेड है, ठीक है। एवरेज पॉपुलेशन कहाँ पे लाई करती है? 85 टू 115 की रेंज में एवरेज पॉपुलेशन लाई करती है। तो एनपीसी जो कर्व है वो क्या डिफाइन करती है? आपका जो रिसर्च है, अगर वो एनपीसी कर्व पे प्रॉपरली आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी रिसर्च बहुत अच्छी हुई है, ठीक है। अब ये जो बेल है, ये बेल एनपीसी कर्व में सेंटर में आया है ना। अगर ये जो बेल है ये लेफ्ट राइट या फिर राइट साइड पे टिल्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कर्टोसिस बोलते हैं। और वो जो है कर्व बेसिकली आपकी पॉपुलेशन को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करती, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करती, तो दैट इज अ रॉन्ग कर्व। फाइन। चलिए अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट इज एनपीसी कर्व इज बेल शेप्ड कर्व। बेल शेप है, देखा हमने कैसे है, ऐसे है ना, तो ये बेल बन रही है ना, तो ये बेल शेप कर्व है। इट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल, दैट इज राइट हाफ ऑफ द कर्व इज इक्विवेलेंट टू द लेफ्ट हाफ ऑफ द कर्व। तो मिडिल में हमने बनाया मीन मीडियन मोड, तो लेफ्ट और राइट दोनों सेम है ना। सेम जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का वो लाई कर रहा है दोनों साइड पे। यूनि मॉडल है, मतलब मीन मीडियन मोड fall at the center of the distribution. Got it? NPC is asymptomatic to the x-axis, मतलब ये कभी भी x-axis को टच नहीं करती है और उसी की वजह से क्या है? NPC कॉन्टिन्यूअस है और इसका हाईएस्ट ऑर्डिनेट इज एट द सेंटर। मैक्सिमम कहाँ पे लाई करता है? हाईएस्ट ऑर्डिनेट किधर है? ऑर्डिनेट y एक्सिस में होता है ना, तो वो एट द सेंटर है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फाइन। आपकी जो बुक की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टेक्निकल है, तो आप उसको अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वेरियस इंटेलिजेंस, वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस। 2 ही स्लाइड बची है, तो हम इन दोनों को फटाफट से कर लेते हैं आज के लिए जो मैंने डिसाइड किया था, क्योंकि आज हमने बातचीत में टाइम बर्बाद नहीं किया है, तो इसलिए हम इसको जल्दी कवर कर लेंगे। नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस डेफिशिएंसी। अब जो आपके एनपीसी कर्व जो मैंने डिफाइन करी थी, उसमें जो मैंने डेटा डाला था IQ का, उसके बेसिस पे हम बात करने वाले हैं वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस की, ठीक है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या है कि वो बच्चे जो इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन। एनी रीजन मतलब वो जेनेटिक भी हो सकता है, वो एनवायरमेंटल भी हो सकता है बच्चे को बहुत छोटे में कोई चोट लगी हो सर पे जिसकी वजह से बच्चे की इस तरह की पर्सनालिटी डेवलप हुई है। तो बहुत सारे ऐसे वेरियस रीजंस हो सकते हैं, राइट। कोई हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से भी पर्सनालिटी में डेफिशिएंसी, सॉरी इंटेलिजेंस में डेफिशिएंसी आ सकती है। तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, रीजन पे हमें बात नहीं करनी है, हमें देखना है कि ऐसे कौन से बच्चे होते हैं और उनके हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं।
So children with intellectual deficiency are those who face enormous difficulty in learning even very simple skills. जो बहुत सिंपल स्किल है उनको लर्न करने में भी उनको बहुत डिफिकल्टी होती है. ऐसे बच्चों को हम डेफिशिएंसी या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड स्टूडेंट जो है वो बोलते हैं. इनका IQ बिलो 70 होता है. मैंने बताया था बिलो 70 इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड. अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी जो है वो किस तरीके से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को देखती है. अब ये जो है ये आपको याद अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तब भी ठीक है, बट हम इसको समझते हैं कि क्या कहते हैं. सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंट मतलब नोटिसेबल, सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एग्जिस्ट कॉन्करेंटली विद डेफिसिट. यानी कि जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एग्जिस्ट करती है बट डेफिसिट के साथ. इन अडेप्टिव बिहेवियर, अडेप्टिव बिहेवियर में जो है बिहेवियर हमें अडेप्ट करना है, लर्न करना है, सीखना है, उस बिहेवियर में क्या है, डेफिसिट है, दिक्कत है, ठीक है, कमियां हैं उसमें. एंड मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड, और वो डेवलपमेंटल पीरियड में मैनिफेस्ट होता है. जब बच्चा ग्रो अप हो रहा है उस वक्त ये चीजें, ये जो डेफिसिट्स हैं वो विजिबल होते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन. उसमें 3 मेजर पॉइंट्स है. फर्स्ट इज सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग मस्ट बी देयर, यानी कि थोड़ी बहुत तो जनरल फंक्शनिंग है, which means IQ is below 70. There will be deficit in adaptive behavior, which means that person is not able to deal effectively with the environment, which is visible in their nature. के बच्चे जो है environment से deal नहीं कर पा रहे हैं, that is quite visible. All the symptoms must be observed during developmental period. सारे जो symptoms हैं वो कब develop हो रहे हैं, visible हो रहे हैं, डेवलपमेंटल पीरियड के टाइम पे. यानी कि ग्रोन अप जो हमारी ग्रोइंग जो एज है उसमें मे बी 3 इयर्स से लेके 16 इयर्स के पहले पहले वो सारे जो सिम्टम्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं. आई डोंट रिमेम्बर दैट एग्जैक्ट डेटा इयर्स का, वो मैं आपको देख के बता दूंगी क्या डेटा है. ओके, नेक्स्ट, डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आर. अब इसमें भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के भी डिफरेंट लेवल्स हैं. The first one is mild level, then moderate and then severe level. ठीक है. mild level मतलब 55 to 70 जो है इनका IQ है. ये जो लोग हैं ये they're slower than their peers. अपने साथ वाले बच्चों के comparatively थोड़ा slow होते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं. They can function quite independently. वो अपने आप से काम कर सकते हैं. hold job and can have families. तो उसमें इनको कोई परेशानी नहीं होती है. ठीक है. Moderate का मतलब क्या हुआ, IQ is 35 to 55 approx. So these people lag behind their peers. अपने बच्चों के, अपने साथ वाले जिनके स्टूडेंट्स हैं उनसे पीछे रह जाते हैं in language and motor skills. And they can be trained in self-care skills and simple social and communication skills. तो ये जो बच्चे हैं माइल्ड से थोड़ा और डाउन चले जाते हैं, इनको अपनी रूटीन की एक्टिविटीज के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है. सिंपल कम्युनिकेशन स्किल्स इनको सिखाई जाती है ताकि उनको इस चीज की जरूरत है कि वो अपने पेरेंट्स को बोल सके कि मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, या मुझे एक ड्रेस पसंद आ गई. वो तो सिंपल सी जो चीजें हैं वो कम्युनिकेट कर पाए, उसके लिए भी इनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है. क्योंकि इनकी लैंग्वेज भी उतनी डेवलप नहीं होती है, मोटर स्किल्स भी डेवलप नहीं होते हैं. मोटर स्किल्स का मतलब क्या हुआ, मतलब बच्चा जो करना चाह रहा है, ब्रेन जो कमांड दे रहा है वो प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है. 2 तरीके की हमारी नर्व्स होती है ना, कौन सी होती है. एक तो हमारी सेंसरी नर्व्स होती है जो हमारे सेंसेस से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेकर जाती है. दूसरी हमारी मोटर नर्व्स होती है जो ब्रेन से कमांड बॉडी के बाकी पार्ट्स को देती है. इफ आई एम मूविंग माय हैंड्स मींस माय ब्रेन इज कमांडिंग टू मूव माय हैंड्स, राइट. तो उनकी जो मोटर स्किल्स है ब्रेन से जो बॉडी तक आ रहा है वो उतना इफेक्टिव नहीं है, राइट. ओके, सेवियर एंड प्रोफाउंड लेवल. यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स को एक साथ क्लब कर दिया था. 20 to 25 इनका IQ है या 20 से 25 से भी कम इनका IQ है. These individuals are incapable of managing life and need constant care for their entire life. पूरी लाइफ के लिए इनको constant care की जरूरत है. ये अपने आप से अपनी रूटीन की एक्टिविटीज लाइक टेकिंग बाथ या खाना खाना कहो या जनरल सी जो चीजें होती है वो भी नहीं कर पाते. उनमें भी पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना पड़ता है. So they need constant care for the whole life. Got it? That's it for today. इसके आगे मैं करा सकती हूँ
लेकिन हम कल करेंगे। चलिए ठीक है। ऑल राइट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीसी? एनपीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। आपको 4 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है इसको। एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल? पे आपको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है। तो ट्राई करिएगा इनके आंसर्स देने की, और इनको टेलीग्राम पे प्लीज डू मैसेज एंड ज्वाइन द चैनल साइको चैट विद, सॉरी साइको कैसे आ गई, साइकी चैट विद शिखा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है और इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो प्लीज do like, subscribe and share the channel if you are liking the videos. See you soon with the next video. Till then, bye bye, take care.